स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल हम डिस्कस कर रहे थे यूनाइटेड नेशन। तो कल हमने यूनाइटेड नेशन के फैक्ट पढ़ लिए थे, कौन कौन से फैक्ट थे यूनाइटेड नेशन के। उसके बाद हमने पढ़ा उसका बैकग्राउंड, यूनाइटेड नेशन कैसे बना, इसके पीछे क्या इसकी हिस्ट्री थी, हेडक्वार्टर पढ़ रही, सब चीज पढ़ रही। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, फोर्थ इज आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ इज इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड द लास्ट वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, और इन 6 ऑर्गन्स पर ही क्या है, यूनाइटेड नेशन काम करती है। ठीक है। और अगर हम बात करें और हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, वो यूनाइटेड नेशन के साथ ही एसोसिएट करता है। कोई भी काम करना है तो यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएट होकर ही काम करता है। तो हम आज अब इस 6 ऑर्गन्स को एक एक कर डिस्कस करेंगे। और क्या है कि जो हमारी ये 6 ऑर्गन्स हैं, इन सभी का, इनमें से 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में ही है। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक ऑर्गन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहां पर? हेग में एक जगह है, कौन सी? पीस पैलेस। वहां पर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है भी, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से सिर्फ एक ऑर्गन का हेडक्वार्टर USA से बाहर है, किसी और कंट्री में है, लेकिन 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क में ही है। सिर्फ एक है, कौन सी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड, हेग में। कहां पर? पीस पैलेस। तो आइए हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इन ऑर्गन्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल असेंबली। तो आइए इसमें हेडिंग डालो, जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट कौन सी हमारा ऑर्गन है? फर्स्ट इज जनरल असेंबली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आम सभा। जनरल असेंबली। तो आइए अब देखते हैं जनरल असेंबली में क्या चीज है। देखो, सबसे पहले नाम से क्लियर है, असेंबली यानी सभा, जनरल असेंबली। मैंने अभी बताया था कि यूनाइटेड नेशन में हमारे 193 मेंबर्स हैं। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में। तो 193 मेंबर अब किसी जगह पर तो बैठेंगे, तो वो बैठते कहां पर हैं? जनरल असेंबली में। तो जो 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इनकी एक सभा बनी हुई, जनरल असेंबली, एक बिल्डिंग बनी हुई है न्यूयॉर्क में, वहां पर ये बैठती है जनरल असेंबली। 193 मेंबर बैठते हैं अलग अलग देशों के। ठीक है। अब ये मेंबर बैठते हैं, तो ये जनरल असेंबली का काम क्या है? अब क्या है इनका काम? है पॉलिसी मेकिंग। इनका पहले क्या काम है? कोई भी पॉलिसी बनाना। अब देखो क्या है, अब जनरल असेंबली में सभी देशों के मेंबर बैठकर किसी भी मुद्दे पर विचार करते हैं। वहां पर होते हैं भी, किसी भी चीज को लेकर पॉलिसी बनाई जाती है। मान लो पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई हमने पॉलिसी लेकर आनी है, कोई नीति लेकर आनी है, तो उसकी सभी जो डिबेट है, उसकी बहस है, वो जनरल असेंबली में होगी। और क्या काम करती है? शांति बनाए रखने के लिए, पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए जनरल असेंबली में काम किया जाता है, पीस के चीजों पर। ठीक है। और क्या काम की? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर काम किया जाता है जनरल असेंबली में बैठकर।
और अगर हम बात करें और बजट, देखो जैसे हम हर साल बजट पेश करते हैं वैसे ही यूनाइटेड नेशन का भी बजट पेश होता है कि एक साल में कितना खर्चा आया यूनाइटेड नेशन में, किन किन कंट्री को कितने कितना पैसे दिए हैं बजट, वो सारा बजट कहां पर डिस्कस होता है, जनरल असेंबली में बैठकर सभी। ठीक है, आगे है एड मेंबर कंट्री, एड मेंबर कंट्री। अब क्या है, मान लो अब यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं, कल को एक और कंट्री भी आकर इसका मेंबर बन सकती है यूनाइटेड नेशन का, तो किसी कंट्री को मेंबर ऐड करने के लिए भी क्या होगी, यहां पर डिबेट होगी, यहां पर क्या है, विचार पेश किए जाएंगे, विचार वटांदरा होगा, उनके पास क्या है, विचार विमर्श किया जाएगा कि इस मेंबर को यूनाइटेड नेशन का, इस कंट्री को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लायक है या नहीं, तो वो क्या वहां पर कहां पर डिस्कस होगा, जनरल असेंबली में। और क्या है, सस्पेंड करना, मान लो अब क्या है, अब 193 देश मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के, अब किसी भी मेंबर को मान लो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप कैंसिल करनी है कि वो कंट्री क्या है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उसे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा। इस बात पर भी बहस कहां पर होती है, जनरल असेंबली में ही क्या होती है, बहस होती है इस मुद्दे को लेकर। अब बात है कि अब ये जब कोई भी मामला डिस्कस होता है, मान लो कोई भी बिल पेश, मान लो कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो उसके लिए क्या होगा, पहले बिल पास किया जाएगा, अगर वो बिल पास हो गया तो वो क्या बन जाएगा, कानून, वहां पर जो यूनाइटेड नेशन का हेड है वो अपने साइन कर कर क्या होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अप्लाई हो जाएगा। तो मान लो क्या है, अब मान लो क्या है, किसी भी कंट्री को ऐड करना है, किसी कंट्री को मेंबरशिप से हटाना है, कोई पीस के मामले में कोई मुद्दा चल रहा है, तो अगर कोई भी बिल पास होता है यूनाइटेड नेशन में, तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए पास होने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी। कि मान लो किसी भी मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन में बहस चल रही है, तो बिल पास करवाना है, तो वो बिल इसलिए पास होगा अगर 193 मेंबरों में से 2/3 उस बिल को यस कर देंगे, उस बिल में यस के ऑप्शन डाल देंगे। अगर 193 का 2/3 निकालो आप कि 193 इंटू 2/3 मतलब कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 3 6 18, 3 4 12, यानी अप्रोक्सीमेटली होगा 128। मान लो किसी भी मामले में क्या है, कोई बिल पेश हो रहा है, अगर 193 में से 128 मेंबर्स ने हां कर दी तो ये बिल पास होगा, अदरवाइज ये बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन में कोई भी अगर बिल पास होता है तो वो टोटल मेंबरों की 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है जनरल असेंबली में वो बिल। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट, क्या है, ठीक है, जनरल असेंबली। आगे हम देखते हैं अब क्या है, अब जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है, देखो स्टूडेंट क्या है, एक तो हमारी जो यूनाइटेड नेशन है, मैंने अभी बताया यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन का पूरा ओवरऑल प्रेसिडेंट होगा जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो हम पढ़ेंगे। जो अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं उनके भी प्रेसिडेंट होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के भी प्रेसिडेंट होंगे, और एक ओवरऑल यूनाइटेड नेशन का भी प्रेसिडेंट होगा। तो मैं बात यहां पर कर रहा हूं जनरल असेंबली की। तो ये यहां पर प्रेसिडेंट होता है वो ओनली इलेक्ट 1 ईयर, ओनली इलेक्ट फॉर 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है जो वो प्रेसिडेंट होता है। तो जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है सिर्फ 1 साल अपने पद पर बैठता है, 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं और दोबारा कोई नया राष्ट्रपति बनकर आता है जनरल असेंबली में। तो ये भाई कई बार क्वेश्चन आता है जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है कितने सालों के लिए चुना जाता है, तो वो है 1 साल के लिए। ठीक है ना, ये सिर्फ जनरल असेंबली की बात करें। अगर हम पूरे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जो उसका हेड होता है वो चुना जाता है 5 सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए चुना जाता है। तो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 1 साल के चुना जाता है, 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और दोबारा नया राष्ट्रपति बनता है कोई। ठीक है, अगर आगे हम बात करें क्या है, अब जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं साल में कितनी बार होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जनरल असेंबली की मीटिंग होगी
अब मीटिंग साल में 5 बार भी हो सकती है, 3 बार भी, 2 बार भी, 1 बार भी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जनरल असेंबली की जो मीटिंग है कितने बार होती है साल में? तो वंस ईयर, वंस ईयर, सिर्फ एक साल। तो साल में सिर्फ एक बार मीटिंग होती है जनरल असेंबली की, वो भी कौन से महीने में? इन सितंबर, अप्रोक्सीमेटली सितंबर महीने में क्या होती है इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं जनरल असेंबली की। तो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है वो साल में सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। कब होती है? इन सितंबर। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। अब देखो मैंने आपको बताया है कि अब ये जनरल असेंबली है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। जो जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी यूएसए, ठीक है ना। यहीं पर न्यूयॉर्क में बिल्डिंग बनी हुई है जनरल असेंबली की। वहीं पर हर साल मीटिंग होती है सितंबर महीने में। सभी मेंबर कंट्रीज वहां पर इकट्ठे होकर क्या है? विचार विमर्श किया जाता है किसी भी मुद्दे को लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल पर। अगर देखो हर साल मीटिंग्स होती है, जैसे 2020 में हुई, अब 21 में होगी, फिर 22 में, ऐसे मीटिंग्स चलती रहती हैं। लेकिन मैं बात करूं अब आज के टाइम की बात करें तो जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स हैं वो न्यूयॉर्क में होगी क्योंकि इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में बना हुआ है। लेकिन मैं बात करूं फर्स्ट, एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग वाज हेल्ड इन। देखो स्टूडेंट्स क्या है कि फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग वाज हेल्ड इन, कि वैसे देखो जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल न्यूयॉर्क में होती है, लेकिन जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, देखो जब यूनाइटेड नेशन बना है 24 अक्टूबर 1945 को, उसके बाद जब इसकी पहली मीटिंग हुई जनरल असेंबली की तो वो कहां पर हुई? तो वो न्यूयॉर्क में हुई। तो वहां पर क्या है पता, वहां पर दफ्तर नहीं बना था अभी न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली का, तो वहां पहली मीटिंग हुई थी वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन। लंदन में एक हॉल है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर हॉल। वहां पर जनरल असेंबली की वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल, ठीक है ना। तो जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है वो अब तकरीबन न्यूयॉर्क में होती है, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई, सबसे फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में, वहां पर हुई थी पहली मीटिंग। उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सब कहां पर हुई हैं? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। और एक बात है कि मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आप पूछोगे जो 6 ऑर्गन्स बने हैं, ये 6 ऑर्गन्स भी तभी फाउंड हुए हैं जब यूनाइटेड नेशन बनी है। तो ये 6 ऑफिसेज हैं, जो ये 6 ऑर्गन्स हैं ये भी साथ में बने हैं। इनकी फाउंडेशन भी कब हुई है? 1945 में। ऐसा नहीं है कि इनको बाद में बनाया गया, नहीं, जो जनरल असेंबली ये भी फाउंड हो चुकी थी 1945 में बनी है इसलिए, ठीक है। बस इसकी पहली मीटिंग हुई है वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन। ये कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था जनरल असेंबली के बारे में, हमने पहले ऑर्गन को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड ऑर्गन, दूसरा अंग पढ़ते हैं हम यूनाइटेड नेशन का सेकंड ऑर्गन्स के बारे में। तो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए इलेक्ट होता है, ये बात, ठीक है। आगे देखो अब सेकंड ऑर्गन कौन सा था। अब मैं बात करूं सेकंड ऑर्गन की, तो सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है।
देखो स्टूडेंट, क्या है, नाम से ही क्लियर है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसका काम क्या है? अब मान लो क्या होता है हमारे यूनाइटेड नेशन में, क्या है हमारे, मान लो कभी भी वर्ल्ड लेवल में हमारे जब किसी देश की परिस्थिति खराब हो जाती है तो वहां पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स भेजते हैं अपनी। मान लो किसी देश में क्या है, दो देशों के बीच में कोई वॉर वगैरह हो गई, कोई स्थिति बिगड़ गई, डिस्प्यूट हो गया, तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वहां पर फोर्स भेजी जाती है। तो जो वहां पर फोर्स भेजी जाती है, वो फोर्स भेजने का काम किसका है? सिक्योरिटी काउंसिल का। ये क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि जो देश में डिस्प्यूट चल रहे हैं वहां पर ये अपनी आर्मी भेजती है, उनको सुलझाने के लिए अपनी फोर्स भेजती है, उसे हम बोलते हैं, इनकी काम है सिक्योर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल को हम पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की पुलिसमैन कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल। यही हमें फोर्स प्रोवाइड करती है जब परिस्थिति खराब होती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, कोई परिस्थिति खराब हो जाए। अब बात आती है कि अब इसमें मेंबर कितने हैं। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, देखो क्या मैंने आपको बताया कि 193 मेंबर हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी में 193 होंगे। अब सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरों की संख्या कितनी है? यहां पर टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल मेंबरों की गिनती कितनी है सिक्योरिटी काउंसिल में? 15। तो टोटल कितने मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अब 15 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं, देखो पूरी यूनाइटेड नेशन के तो 193 मेंबर्स हैं, लेकिन जो उसमें 6 ऑर्गन्स है ना, उन ऑर्गन्स में मेंबरों की संख्या अलग अलग है। जैसे जनरल असेंबली में तो 193 मेंबर ही जितने यूनाइटेड नेशन में हैं। हमने जो पिछला पढ़ा है जनरल असेंबली, उसमें मेंबरों की संख्या उतनी है जितनी यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं है, इसमें मेंबरों की संख्या है 15 और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 और 10। तो 5 तो हैं, उसे हम बोलते हैं परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर। और 10 क्या हैं? 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। 10 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, और क्या है? 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर। अब 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? पहली है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ठीक है। ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। 5 कंट्री हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब आप सोचोगे ये 5 कंट्री ही क्यों हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, ये 5 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड लेवल पर इनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर पावर्स है इनके पास, इसलिए परमानेंट मेंबर के तौर पर हैं। लेकिन अगर बात करें हमारा इंडिया क्यों नहीं मेंबर है, परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? देखो परमानेंट मेंबर वही बनता है जिसके पास पावर बहुत। अगर हम बात करें हमारा इंडिया है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, उसके पास भी बढ़िया किस्म के जो टेक्निक्स हैं, हथियार हैं, और उनका भी, इंडिया का व्यापार सभी पूरे वर्ल्ड लेवल में चलता है बाकी देशों के साथ। अब वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन पाता? उसका एक रीजन है, वो है वीटो पावर। अब मैं बताता हूं कि वीटो पावर क्या है। जो ये 5 परमानेंट मेंबर देश है ना, इनको एक वीटो पावर मिली हुई है। अब वीटो पावर का मीनिंग क्या है? अब मान लो क्या है, ये 5 देश मान लो किसी भी मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं, तो मान लो कि है 5 देश किसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी हो रही है, तो मान लो क्या है, इनमें से 4 देशों ने तो हां कर दी, अगर एक देश ने भी ना कर दी तो वो सारा मुद्दे को क्या होगा? रिजेक्ट माना जाएगा।
मान लो किसी चीज को लेकर बहस हो रही है, तो उसमें 4 लोगों ने क्या कर दी, यस कर दी, और एक पर्सन ने क्या कर दी, देश ने नो कर दी, तो जो बहस हो रही थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हरेक इन 5 देशों में के पास कौन सी पावर है, वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या है, जब हमारा इंडिया मान लीजिए मेंबर बनना चाहता है, तो ये 4 पर्सन, तो 4 देश तो यस करे, लेकिन चाइना के पास हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो चाइना अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने से रोकता है। यही एक कारण है कि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो चाइना अपनी वहां पर जब भी इंडिया के मामले में कोई बात चलती है, तो सभी देश जब हां कर देते हैं, तो चाइना क्या है, ना में जवाब देता है, क्योंकि वो अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है। यही एक वीक पॉइंट है सिक्योरिटी काउंसिल का। और अगर हम बात करें 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये हर 2 सालों के बाद चेंज होते हैं, हर 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 सालों के बाद ये मेंबर चेंज हो जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। दूसरा इनका काम क्या है, ये किसी भी मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, इनके पास ओनली वोटिंग राइट्स होते हैं, ये सिर्फ अपनी वोटिंग राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई सुझाव नहीं दे सकते, बहस नहीं कर सकते उनके साथ किसी मामले में। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज होती हैं, ये सिर्फ 2 सालों के लिए चुनी जाती हैं, और इनके पास सिर्फ वोटिंग राइट्स होते हैं, वोट देने का अधिकार होता है, और कुछ नहीं होता। मतलब इन्होंने हां और ना में जवाब देना है, अपनी तरफ से कोई पक्षपात नहीं कर सकते, वो अपनी तरफ से कोई एडवाइस नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, ये बात, ठीक है। अगर हम बात करें जो परमानेंट मेंबर हैं, ये 5, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो जो फ्रांस कंट्री है, इसको बाद में ऐड किया गया, ये पहले परमानेंट मेंबर नहीं थी फ्रांस कंट्री, इसको बाद में ऐड किया गया। कब किया गया? जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हमें सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसमें जर्मनी की हार हुई और फ्रांस की जीत हुई थी दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और फ्रांस की जीत हुई। फ्रांस की जीत होने की वजह से जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, यूके के, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। जिस टाइम दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उस टाइम प्रधानमंत्री थे यूके के, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उनके कहने पर क्या है, फ्रांस को परमानेंट मेंबर के तौर पर ऐड किया गया। तो यूके के पीएम थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो फ्रांस बाद में ऐड हुआ है, पहले सिर्फ 4 कंट्रीज परमानेंट मेंबर थी। फ्रांस दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐड किया, क्योंकि फ्रांस दूसरे विश्व युद्ध में जीत चुका था, जीतकर एक बहुत बड़ी पावर बन गया था, एक ताकत बनकर उभरा था जर्मनी को हराकर। तो इसलिए इसको परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया गया सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। आगे देखो क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, लास्ट पॉइंट है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन सी ऑर्गन को कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कौन से अंग को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन में होगा पहले जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा यूएन सेक्रेटरीट, ऐसे 4 ऑप्शन में हम क्या डालेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से किस ऑर्गन को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को। अब हम बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट की। अब हम बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट की। तो जो इसका प्रेसिडेंट है वो कैसे चुना जाता है, मैंने आपको जैसे पिछले बताया है हमें कि जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं। इसका प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन। ऑन रोटेशन, ठीक है ना। इसके जो प्रेसिडेंट हैं चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन।
कि जो इसका प्रेसिडेंट होता है वो हर महीने चेंज होता है ऑन रोटेशन बेस पर। देखो रोटेशन का क्या मतलब होता है, इस बात को ध्यान से समझो कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो हर महीने चेंज होता है ऑन रोटेशन बेस पर। देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब हम स्कूल कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे क्या थे, हमारी जो क्लासेस होती है ना उसमें पहले मान लो 10 बेंच लगे होते हैं, तो हमारा क्या है, जैसे जो आज स्टूडेंट पहले बेंच पर बैठे हैं तो वो पीछे आ जाएंगे पिछले बेंच पर। ऐसे रोटेशन वाइज सभी स्टूडेंट को क्या है रोटेट होते रहते हैं कि मान लो मंडे को उन 2 स्टूडेंट्स की बारी आई थी पहले बेंच पर क्लास में, तो उनकी अगले महीने पीछे हो जाते हैं, रोटेशन चलती रहती है ना स्कूल में बेंचेस पर। ऐसे इसमें क्या है, जो वहां बेंचेस लगे होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हर महीने क्या है जो मेंबर आगे बैठा होगा, आगे की सीट पर बैठा होता है, वही क्या कहलाता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हर महीने रोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो ये था हमने सेकंड ऑर्गन भी पढ़ लिया जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। आगे हम देखते हैं थर्ड ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन का कौन सा थर्ड ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है थर्ड ऑर्गन, कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, जिसे हम बोलते हैं सचिवालय। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इस थर्ड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है ये एक दफ्तर बना हुआ ऑफिस है न्यूयॉर्क में। अब क्या है, अब यूनाइटेड नेशन का हेड तो होगा, यूनाइटेड नेशन जो हमारी पूरी यूनाइटेड नेशन है उसका जो हेड होता है वो कहां पर बैठता है, सेक्रेटेरिएट दफ्तर में, सचिवालय में। तो यूएन सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होगा, हेड होता है उसका सेक्रेटरी जनरल। ये है यूनाइटेड नेशन के हेड को क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो आप। तो जो यूएन सेक्रेटेरिएट का हेड होता है, सचिवालय का हेड कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल। तो ये वहां पर बैठता है, इसका दफ्तर बना हुआ है, वहां पर जाकर ये बैठता है सचिवालय। अब बात है कि इस सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपॉइंटेड बाय। ओके, जो यूनाइटेड नेशन के हेड को हम सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं और वो बैठता कहां पर है, यूएन सेक्रेटेरिएट दफ्तर में। हमारे जैसे हमारे जिलों में भी होते हैं ना सेक्रेटेरिएट दफ्तर, वहां पर जो हमारे पुलिस मुलाजिम बैठते हैं सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में, वैसी सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। तो यूएन सेक्रेटेरिएट का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, जो वहां पर बैठता है। वहां पर बैठकर वो क्या काम करता है, वर्क्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चलाना यही चलाएगा ना, हेड है ये पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के प्रशासन को कौन देखरेख करता है कि सभी पूरी दुनिया में काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरी वर्किंग को कौन देखता है, हमारा सेक्रेटरी जनरल। पूरे प्रशासन को कौन चलाता है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल। बैठता कहां पर है ये, यूएन सेक्रेटेरिएट में। अब बात है कि ये अपॉइंट कौन करता है इसको, अब इसको नियुक्त कौन करता है कि इसी आदमी को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। ये कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के द्वारा क्या है, ये अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया था, किसकी सिफारिश पर, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर, ठीक है ना। तो जनरल असेंबली में मैंने अभी बताया आपको 193 मेंबर्स होते हैं। तो वो क्या है, मान लो किसी मेंबर का वहां पर नाम पेश कर दिया असेंबली में, तो वहां पर क्या होगी, वोटिंग।
तो मैंने बताया है 193 में से अगर 2/3 मेंबरों ने पास कर दिया उस आदमी को तो वो क्या बन जाएगा, सेक्रेटरी जनरल। अगर नहीं पास किया तो क्या हो जाएगा, वो सेक्रेटरी जनरल के पद पर नहीं बैठ सकेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सेक्रेटरी जनरल को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहली ऑप्शन होगी सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड जनरल असेंबली, थर्ड होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। जैसे 4 ऑर्गन्स के नाम होंगे तो हम क्या कहेंगे, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है किसकी सिफारिश पर, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश करने पर। ठीक है, अब एक बात और आती है, जो यूनाइटेड नेशन का हेड है ना, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना, पहले तो एक कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 ईयर्स। इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल। 5 साल के लिए चुना जाता है जो यूनाइटेड नेशन का हेड होता है, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होगा वो 1 साल के लिए चुना जाता है। मैं अब पूरे यूनाइटेड नेशन की बात करता हूं। देखो, यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अलग अलग ऑर्गन्स के भी क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। स्टूडेंट क्या है आगे, तो क्या है, यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनके भी अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं और ओवरऑल प्रेसिडेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनता है, जो भी पर्सन बनता है, वो परमानेंट कंट्री का मेंबर नहीं होगा। हमने जो पढ़ी है ना 5 कंट्रीज, जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज थी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इन 5 देशों का कोई भी पर्सन सेक्रेटरी जनरल नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। ये एक कंडीशन है, जो सेक्रेटरी जनरल कोई भी पर्सन बनेगा वो इन 5 कंट्रीज को छोड़कर किसी और कंट्री का हो सकता है, वो इन 5 कंट्रियों का नहीं होगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता है वो परमानेंट कंट्री का मेंबर नहीं, परमानेंट कंट्री का कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। अगर हम बात करें, अब हम करंट टाइम की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है अब। ठीक है, देखो जो बाकी ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स के प्रेसिडेंट आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपको सिर्फ यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का नाम बताता हूं, आप हमने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम, सिक्योरिटी काउंसिल का कौन है, ठीक है, और हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल का कौन है, वो सभी आपने बताना है। इकोसॉक, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का कौन है। आप हमने जो 6 ऑर्गन्स हैं उसके प्रेसिडेंट बताने हैं। मैं आपको बताता हूं यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो करंट टाइम कौन है, करंट में कौन है, प्रेजेंट टाइम मतलब करंट टाइम में है, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। एंटोनियो ग्यूटेरस ये प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू पुर्तगाल, पोर्टुगल। ठीक है, ये पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है ना, और ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, ही इज 9th सेक्रेटरी जनरल। ठीक है ना, मतलब 9 में है, इससे पहले 8 पर्सन बन चुके हैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के। ये 9वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये देश पड़ता है पुर्तगाल, ठीक है ना, और उसके कैपिटल है लिस्बन। तो वहां का पर्सन एंटोनियो ग्यूटेरस, वो क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन का क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला सेक्रेटरी जनरल कौन बना था यूनाइटेड नेशन का, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पहला जो सेक्रेटरी बना, सबसे पहले जब यूनाइटेड नेशन बना तो सेक्रेटरी जनरल कौन था, उनका नाम लिख लो, त्रिगवेली। उनका नाम लिख लो, क्या है, उनका नाम है त्रिगवेली। लिख लो स्टूडेंट, क्या है, उनका नाम है त्रिगवेली। तो पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के, त्रिगवेली, और करंट टाइम कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरस पुर्तगाल से। और जो ये त्रिगवेली थे ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, नॉर्वे। ये नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते थे।
और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे भी यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है नॉर्वे, उसकी कैपिटल ओस्लो, वहां से पर्सन थे त्रिगवली। ठीक है ना, तो ये क्या बात है कि परमानेंट कंट्री, जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड की, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये पांचों कंट्री को कोई भी पर्सन सेक्रेटरी जनरल कभी नहीं बनेगा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, किसी और कंट्री के बन सकते हैं। तो ये था हमारा यूएन सेक्रेटेरिएट के बारे में। आगे हम देखते हैं क्या है, आगे हम बात करते हैं चौथे ऑर्गन्स की। ये बात, तो ये था थर्ड यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम क्या है, आगे बात करते हैं हम फोर्थ ऑर्गन की। फोर्थ कौन सा था, सभी को पता है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कोर्ट। ठीक है, देखो यूनाइटेड नेशन जब 1945 में बना है तो इसके साथ ये बाकी 6 अंग हैं वो भी साथ में ही फाउंड हुए हैं, उनकी स्थापना भी 1945 में हुई है, ऐसा नहीं है कि ये बाद में बने हैं। अब आपको नाम से क्लियर है, कोर्ट है, यहां पर क्या होता है, न्याय दिया जाता है। किसी भी मान लो किसी कंट्री का दूसरी कंट्री का झगड़ा चल रहा है तो उसकी जो केस है वो क्या होगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर उसको न्याय दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, ये ओनली यूनाइटेड नेशन का अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यूएसए से बाहर है। इनका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, नीदरलैंड में एक जगह है हेग, नीदरलैंड में एक जगह का नाम है हेग, और वहां पर एक जगह बनी हुई है जिसका नाम है पीस पैलेस, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। बात समझ में आई। बाकी सभी का तो न्यूयॉर्क यूएसए में है, लेकिन सिर्फ एक आईसीजे का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में हेग में पीस पैलेस में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें अब क्या है, अब कोर्ट में कौन होते हैं, कोर्ट में कौन बैठते हैं, जजेस। अब कोर्ट है तो कोर्ट में कौन बैठेगा, जजेस बैठेंगे। तो इसमें टोटल कितने जजेस होते हैं, टोटल जजेस कितने हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो कितनी होती है। टोटल जजेस बैठते हैं 15। ठीक है, 15 जजेस बैठते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। ठीक है, और कितने साल इनका टर्म कितना होता है, टर्म होता है 9 ईयर्स, 9 साल के लिए होते हैं। मान लो अगर कोई पर्सन जज बन गया इंटरनेशनल कोर्ट का तो वो कितने टाइम तक अपने पद पर बैठा रहेगा, 9 सालों के लिए चुना जाता है। 9 सालों के बाद उसको क्या है, रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हम बात करेंगे, हमारे इंडिया के भी कुछ पर्सन जजेस रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से पर्सन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस की पोस्ट पर बैठ चुके हैं, वो आप बताइएगा। तो टोटल जजेस हैं 15 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उनका टर्म कितना होता है, टर्म होता है 9 ईयर्स, कार्यकाल होता है 9 सालों के लिए चुना जाता है। अब इसका जो प्रेसिडेंट होता है, मैंने बताया है सभी ऑर्गन्स के प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, जहां हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो इंटरनेशनल कोर्ट का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 3 साल के लिए चुना जाता है, सिर्फ 3 साल के लिए चुना जाता है, चुना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग में पीस पैलेस में। टोटल जजेस होते हैं, गिनती है 15, उनका कार्यकाल है 9 वर्ष का, 9 ईयर्स का, और इसका जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, सिर्फ 3 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस कर लिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। हाँ, एक बात और रह गई। अब इस जो कोर्ट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी यूज की जाती हैं। ऑफिशियल यानी कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं जजेस को, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो जो कोर्ट में भाषा यूज की जाती है इंटरनेशनल कोर्ट में, वो इंग्लिश और फ्रेंच यूज की जाती है और कोई भाषा यूज नहीं की जाती। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट की, एक इंग्लिश और दूसरी क्या है, फ्रेंच। तो ये था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आगे देखते हैं हम फिफ्थ ऑर्गन के बारे में। तो 4 ऑर्गन्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ ऑर्गन, 5वें अंक को पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के। फिफ्थ ऑर्गन क्या है? फिफ्थ हमने पढ़ा था क्या है, इकोसॉक। इकोसॉक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इकोसॉक। इकोसॉक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नाम से ही क्लियर है, आपको सभी को समझ में आ गया भी किस बात पर विचार विमर्श किया जाए, किस बात के लिए बनी है। तो इसका नाम ही है इकोसॉक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक एंड सोशल सामाजिक परिषद। अब क्या है हमारे वर्ल्ड लेवल में क्या है, अब जिस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है या सोशल लाइफ कमजोर है तो वहां पर ये ध्यान देती है। ठीक है ना। अब बात क्या है, देखो मान लो क्या चीज है, पहले तो इसमें मेंबर देखते हैं क्या है, टोटल मेंबर कितने होते हैं इकोसॉक में। ठीक है ना, टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है। देखो हमने अब सभी पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा जनरल असेंबली, उसमें जो मेंबरों की संख्या है वो जितनी यूनाइटेड नेशन की है उतनी है 193। उसके बाद हमने पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें मेंबरों की संख्या है 15, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। तीसरा तो सेक्रेटरीट था, वहां पर जो सेक्रेटरी जनरल बैठता है। चौथा हमने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट, 15 जजेस होते हैं वहां पर। ठीक है। अब है इकोसॉक, इसमें मेंबरों की संख्या कितनी होती है, 54। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 54। और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 3 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। 3 साल के लिए चुना जाता है इनको, इकोसॉक के मेंबरों को। ठीक है। तो इकोसॉक में टोटल मेंबरों की संख्या है 54 और ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं इकोसॉक के मेंबर। और जो इनका प्रेसिडेंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया भी, आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो जितनी भी हमारी 6 ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली, उन सभी के करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है वो हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। मैंने आपको यूनाइटेड नेशन का बता दिया करंट टाइम में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसका जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए चुना जाता है, 1 ईयर्स के लिए, 1 साल के लिए चुना जाता है। तो इकोसॉक के जो मेंबर हैं 54 हैं, वो तो 3 साल के लिए चुने जाते हैं और जो इसका हेड होता है प्रेसिडेंट, वो 1 साल के लिए चुना जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या है, जो हमारे गरीब देश हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए ये क्या प्रोवाइड करती है, उनको पैसे प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। कौन, इकोसॉक। किसकी मदद से, अब क्या है, ये खुद नहीं पैसे प्रोवाइड करती। अब देखो क्या है, अब हमने हमारे देश में हमारे वर्ल्ड में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है बहुत तकड़े लेवल पर। हमारे वर्ल्ड में 2 संस्थाएं हैं, एक है IMF और दूसरी है वर्ल्ड बैंक। एक तो वर्ल्ड बैंक है, एक IMF। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इनके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इन पे थोड़ा जिक्र आ गया यहां पर, तो हम देख लें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारे वर्ल्ड लेवल में 2 संस्थाएं बनी हुई हैं, एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। अब ये दोनों क्या, इनका काम क्या है, इनका काम है जो देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनको पैसे देकर उनकी डेवलपमेंट करनी, उनको विकासशील बनाना, उनको विकसित करना उन देशों को। तो क्या है, जो कंट्रियों को पैसे की जरूरत होती है ये पैसा देती है, लेकिन किसकी एडवाइस से, इकोसॉक।
तो इकोसोक क्या है, उस देश की छानबीन करता है। मान लो कोई, जैसे हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कुछ देश हैं वो बहुत गरीब देश है, कीनिया, जिम्बाब्वे, बहुत पिछड़े हुए हैं हमारे बाकी देशों के मुकाबले। तो वहां पर मान लो अगर पैसे की जरूरत है तो वो इकोसोक उस पर विचार विमर्श करेगा, विचार पेश करेगा, विचार मतलब बहसबाजी करेगा, उस देश के बारे में पता करेगा। अगर उसको वाकई पैसे चाहिए तो वो क्या होगा, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को पैसा देने के लिए कहेगा। कौन, इकोसोक कहेगा भी वर्ल्ड बैंक को कि आप उस देश को इतने मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड कर दो, इतने मिलियन डॉलर पैसे दे दीजिए, उसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो काम होता है इकोसोक का। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, नाम से क्लियर था, ठीक है। टोटल मेंबर है 54, 3 साल के लिए चुने जाते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए। तो इनका काम है गरीब देशों को पैसा देना, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक देता है, लेकिन वो पहले किसकी एडवाइस लेता है, इकोसोक से पूछकर उसको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका काम है इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में स्थिति को देखना भी, किस कौन सा देश इकोनॉमिक तौर पर पिछड़ा हुआ है तो उसको क्या है, उसकी मदद करते हैं ये। लास्ट है 6th, है ट्रस्टीशिप काउंसिल। लास्ट वन कौन सा ऑर्गन है, लास्ट कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट है पर आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसका काम देखो पहले क्या है, इसका काम है देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है। देखो इसका काम क्या है, मान लो हमारे अभी भी, मान लो जब हमारी यूनाइटेड नेशन बनी थी ना, पहले तो मैं बता दूं जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये 1994 में बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब ये है नहीं, अंग तो है, अब आप कहेंगे ये अंग नहीं है, अंग तो है, लेकिन इसके जो कार्य को ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। पहले इसकी ट्रस्टीशिप काउंसिल की हर साल एनुअल मीटिंग्स होती थी, लेकिन अब उन मीटिंग्स को बंद कर दिया गया है। कब, 1 नवंबर 1994 को। वो देखते हैं क्या हुआ था ऐसा। 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कार्य करना बंद कर दिया है, लेकिन ये अंग जरूर है। आगे चलकर जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा चालू कर लिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। इसको अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के जरिए इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। कल को मान लो फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ी तो इसको दोबारा चालू किया जाएगा। अब ये है क्या चीज है, देखो मैंने आपको 2 वर्ड डाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्फ गवर्नमेंट। देखो जब हमारी यूनाइटेड नेशन बनी है 1945 में बनी, तो इसने 1994 तक अपना कार्य किया, 1994 में इसको बंद कर दिया गया। देखो क्या है इसका काम होता था। कब क्या था, जब हमारी यूनाइटेड नेशन बनी है तो हमारे कुछ देश पूरी दुनिया में ऐसे देश थे जिनकी वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। तो उन देशों को चलाने का काम कौन करते थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हाँ, अगर कुछ देशों की सेल्फ गवर्नमेंट है भी थी, लेकिन फिर भी वो वहां देश को चलाने में नाकाम थे, तो वो साथ में एसोसिएट करते थे, उनकी हेल्प करते थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल के में वो मेंबर्स होते थे, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना, कि जिन देशों के पास अपनी खुद की सरकार नहीं है या जो देश इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है, उनको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा। आगे चलकर क्या था, मैंने आपको सभी को पता है, जो हमारा आगे चलकर कुछ देश इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो क्या है उनके क्या थे, हमारे 11 टेरिटरीज। हमारे 11 क्षेत्र ऐसे थे जो क्या थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनकी अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। तो उन टेरिटरीज को कौन चलाते थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल। आगे चलकर क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग देश इंडिपेंडेंट होते गए, उनको स्वतंत्रता मिलती गई और सभी को अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया। तो अब किसी क्या है, इन 11 देशों को क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर, ठीक है। अब क्या है, अब सभी देशों के पास अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट है,
वो खुद की सरकार बनाकर चला रहे हैं। तो इसलिए 1994 में सभी देश जब इंडिपेंडेंट हो गए, लास्ट एक कंट्री रह गई, लास्ट एक का रीजन था पलाओ, ठीक है ना। पलाओ कौन है? पलाओ एक जगह का नाम है, कंट्री है पलाओ। आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में, तो पलाओ को क्या इंडिपेंडेंट मिल गई थी लास्ट में। इसके इंडिपेंडेंट होने के बाद कोई भी क्षेत्र बचा नहीं था जिसके पास अपनी सेल्फ गवर्नमेंट ना हो, तो सभी के पास सेल्फ गवर्नमेंट बन गई थी। तो इसलिए इसका कार्य 1 नवंबर 1994 को बंद कर दिया गया। सिर्फ बंद किया है, इसको खत्म नहीं किया। इस काउंसिल को सिर्फ बंद कर दिया है, खत्म नहीं किया। खत्म का मतलब डिमोलिश नहीं किया। आगे अगर फ्यूचर में इसकी लोड पड़ी तो इसको दोबारा चालू किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं, तो 5 नहीं है, 6 ही हैं। अंग इसको 6 ही है। ऐसा नहीं है कि इसको खत्म कर दिया गया, सिर्फ 5 अंग रह गए, नहीं। ये अभी भी ऑर्गन्स में गिना जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो इसका ये काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तो स्टूडेंट समझ में आया क्या बात है? ठीक है, तो ये था हमारे 6 ऑर्गन्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो हमने 6 ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं क्या है। अब जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, आप इसका फ्लैग देखना नेट पे, आप इमेज निकाल कर देखना, फोटो निकाल कर देखना इसकी। इसमें क्या है ना, ऐसे 2 पत्ते बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। बीच में ऐसे सर्कल है, ना। ऐसे क्या है, यहां पे ना 2 पत्ते हैं। 2 पत्ते किसके हैं? ऑलिव ब्रांच। ऑलिव एक प्लांट का नाम है, एक पौधे का नाम है, उसके 2 पत्ते हैं। बीच में क्या है, एक वर्ल्ड बना हुआ है जहां पे अलग अलग पूरा हमारे कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना हमारे, ऐसा इसका ब्रांच है। तो जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है वो क्या है? 2 ऑलिव ब्रांचेस, 2 ऑलिव ब्रांच, 2 ऑलिव प्लांट की ब्रांच है, शाखा है 2, और बीच में क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ये बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसको कब डिजाइन किया गया, 1945 में इसको डिजाइन किया गया फ्लैग को। डिजाइनर, ठीक है, डिजाइनर कौन था? डिजाइन्ड बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? 1945 में इसको डिजाइन किया गया फ्लैग को, किसके द्वारा? उनका नाम लिख लो, कौन थे? उनका नाम था ओलिवर लिंकन। नाम लिखो, ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट, ठीक है। तो क्या था जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, आप पिक्स में देखिएगा नेट पे, 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं, 1945 में से क्रिएट किया गया। उसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट, ओके, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है जो यूनाइटेड नेशन का प्रीएम्बल है। ठीक है ना। देखो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉलिटी में भी हमने पढ़ा है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट की, जो यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है उसकी एक किताब तो होगी ना, कि वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसकी एक संविधान तो होगा, भी किन किन मुद्दों पर उसने काम करना है। तो प्रीएम्बल में क्या होता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका क्या एम है, वो कैसा दिखने में कैसा है, वो सारा प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। कि यूनाइटेड नेशन को पढ़ने से पहले देखो, मान लो क्या होता है, हम कोई भी बुक लेकर आते हैं किसी भी शॉप से, तो वो बुक के आगे इसकी समरी दी होती है कि ये बुक का जो विषय वस्तु है वो क्या है, कि ये बुक में क्या कुछ है, ये कहानी किसके बारे में, उसकी एक पूरी समरी दी होती है। उस समरी को हम प्रीएम्बल, उस समरी को ना पॉलिटी की भाषा में प्रीएम्बल का नाम दिया गया है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का जो प्रीएम्बल है वो किसने तैयार किया, किसने बनाया? उनका नाम था फील्ड मार्शल स्मट। फील्ड मार्शल स्मट, ओके, फील्ड मार्शल स्मट। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का प्रीएम्बल क्या है? फील्ड मार्शल स्मट। और इसका फ्लैग 2 ऑलिव ब्रांचेस बनी हुई हैं और उसका डिजाइन तैयार किया था ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट।
हमने अब क्या हुआ, अब यूनाइटेड नेशन का हमने बैकग्राउंड भी पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, इसके फैक्ट भी पढ़ लिए थे, इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, इंडिया में क्या रोल है वो भी देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखो मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल बने त्रिगवेली, वो बिलोंग करते थे नॉर्वे कंट्री से। अगर हम करंट की बात करें, करंट टाइम में है एंटोनियो ग्यूटरस, वो बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। जो ये कंट्री हमारे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने पहले नॉर्वे, देखो हमारे देश में 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप, तो ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो ये बात करते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो देश बहुत सारे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेक्रेटरी जनरल पहला कौन बना, उसका क्या नाम था। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, उसमें पहला सेक्रेटरी जनरल बना कॉफी अनान, कॉफी अनान। ये सेक्रेटरी जनरल बने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे घाना कंट्री, घाना कंट्री। अब वर्ल्ड मैप में देखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, उसका नाम है घाना, वहां से बिलोंग करते हैं, उनका नाम था कॉफी अनान। ये पहले सेक्रेटरी जनरल बने यूनाइटेड नेशन के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है ना। मैंने आपको बात की है, जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होगा वो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज का कोई भी पर्सन नहीं बन सकता। कौन सी, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, उस 5 कंट्रियों से नहीं होगा वो पर्सन, किसी और कंट्री से हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, लिखो स्टूडेंट्स क्या है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैव डाइड while in office, ओनली। क्या है ओनली, ऐसा कौन सा पर्सन है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है जिसकी उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, कि जब वो सेक्रेटरी जनरल के पद पर विराजमान था तभी उसकी डेथ हुई, तभी उसकी मृत्यु हुई। मान लो क्या है, मान लो जो पर्सन है एंटोनियो ग्यूटरस, मान लो वो है, मान लो उसकी डेथ हो जाए तो वो क्या होगा, अपने कार्यकाल के दौरान, उसकी ऑफिस मतलब उसके कार्यकाल के दौरान डेथ हुई है। तो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसकी सेक्रेटरी जनरल के पद पर बैठे हुए, यूनाइटेड नेशन पे सेक्रेटरी जनरल के पद पर बैठे हुए क्या होगी, उसकी डेथ हो गई। उसका नाम क्या था, लिखो, थोड़ा डिफरेंट है उसका नाम, डैग हैमर स्कोजोल्ड, लिखो डैग हैमर स्कोजोल्ड, ये थे, ठीक है। इनकी सेक्रेटरी जनरल के पद पर बैठे हुए मृत्यु हुई। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, स्वीडन, ठीक है। स्वीडन यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है स्वीडन, वहां से बिलोंग करते थे ये पर्सन। इनकी डेथ हुई, कैसे हुई थी डेथ इनकी, ये क्या थे, एक मिशन पर गए थे, पीस मिशन कॉन्गो, वहां पर इनकी मृत्यु होगी किसी कारण से। ये गए थे कॉन्गो, कॉन्गो क्या है, एक देश का नाम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है कॉन्गो, वहां पर ये किसी मिशन को लेकर गए थे और वहां जाकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये एक ओनली सेक्रेटरी जनरल, एक सिर्फ ओनली एक सेक्रेटरी जनरल है जिनके अपने पद पर बैठे हुए क्या हुई, डेथ हुई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद, तो आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। फर्स्ट इंडियन, लिखो स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट इंडियन
फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जनरल असेंबली की बात करता हूं। फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। मैंने आपको बताया मैं जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, भी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट पहला भारतीय कौन बना, ठीक है ना, जनरल असेंबली का पहला भारतीय। मैंने आपको बताया कि जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है। तो हमारा पहला इंडियन कौन थे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे? तो वो एक औरत थी, एक लेडीज थी, उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित एक लेडीज थी। ये कौन है? ये लेडीज है जवाहरलाल नेहरू की बहन। ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं। वो क्या है? वो पहली इंडियन थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा यूनाइटेड नेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आप हमने जो जनरल असेंबली जितने भी हमारी ऑर्गन्स हैं उनके करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कौन प्रेसिडेंट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।